हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं 66th पीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले बीपीएससी 66 पीटी री एग्ज़ाम के साइंस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करके मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा। तो हम जानते हैं पैरेलल में कनेक्टेड रेसिस्टेंसेस के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 ये वहीं से आया हुआ है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, उसको एलसीएम लेकर के ये आया हुआ है। तो R1 का वैल्यू हम मान लेते हैं 1.403, R2 ऐसे ही रहने देते हैं, R2 बाई 1.403 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम फिर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट का वैल्यू दिया हुआ है, R1 का वैल्यू 2 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट दिया हुआ है 1.403 इज इक्वल टू R1 के जगह पर हम रख देते हैं 2 इंटू R2 ऐसे ही रहने देते हैं बाई 2 प्लस R2, 2 प्लस R2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि हम करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो बटा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 2R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.403 इंटू 2 प्लस 1.403 R2 यहाँ से। तो 2R2 में से 1.403 R2 घटेगा तो ये हो जाएगा आपको 0.597 R2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.403 में तो ये हो जाएगा 2.806। तो R2 का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.806 में डिवाइड कर देंगे हम किससे, 0.597 से। तो जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो पाएंगे ये आता है 4.7। तो R2 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 4.7 किलो ओम। चूँकि किलो ओम में दिया हुआ है तो किलो ओम होगा, राइट ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। देखिए कंडक्टर और सेमीकंडक्टर यानी मेटल एंड सेमीकंडक्टर्स की यदि बात करें तो यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो पहले से जितना फ्री हो हैं उतने ही फ्री रहते हैं और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं लगभग। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उनके बीच का जो कॉलिजन है, जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये आपस में जल्दी जल्दी कोलाइड करने लगते हैं। जल्दी जल्दी कोलाइड करने लगते हैं तो इनका मूवमेंट रुक जाता है, रुक नहीं मतलब स्लो हो जाता है इनका मूवमेंट स्लो हो जाने की वजह से इनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी कंडक्टर का टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो कॉलिजन जल्दी जल्दी होने की वजह से प्रतिरोध बढ़ जाता है और कंडक्टिविटी घट जाती है। इसी तरीक़ा से यदि हम किसी सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करने लगते हैं। तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करने की वजह से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टिविटी घट जाती है, यानी रेसिस्टेंस कम हो जाता है, तो घटता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, घटता है, राइट ऑप्शन बी होगा। घटता क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करने लगते हैं। और मैकेनिज्म की बात करें तो कंडक्टर में अलग मैकेनिज्म है। कंडक्टर में फ्रिक्वेंटली कॉलिजन होने लगता है, जल्दी जल्दी कॉलिजन होने लगता है, इस कारण से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने लगते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करने लगता है, इस कारण से रेसिस्टेंस कम हो जाता है सेमीकंडक्टर के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे स्थिरांक है यानी फैराडे कांस्टेंट क्या है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जितने चार्ज को कैरी करते हैं वही फैराडे स्थिरांक यानी फैराडे कांस्टेंट कहलाता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स को 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। तो
1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 96487 के आसपास में, जिसको हम मान सकते हैं 96500 कूलम्ब पर मोल, कूलम्ब पर मोल। यही होता है फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू। तो ये चूँकि कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होंगे वो तो कभी भी चेंज होंगे ही नहीं, वो तो कांस्टेंट रहेंगे, तो रिमेन कांस्टेंट रहेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं। विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। सार्वभौमिक स्थिरांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रिमेन कांस्टेंट रहेगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितने चार्ज है उतने ही रहेंगे, किसी अदर फैक्टर्स का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो ये क्या है, दूरी है, दूरी की इकाई है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 लाइट ईयर यानी 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा या कौन से नहीं बदलता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट को रिलेट करने वाला जो फार्मूला है वो होता है म्यू इज इक्वल टू C/V, C/V। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से उस मीडियम में लाइट का स्पीड भी चेंज हो जाता है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है। तो वेग या गति तो चेंज होता ही है, तो ये चेंज हो जाता है, ये सही ऑप्शन नहीं होगा। तरंग दैर्घ्य भी चेंज हो जाता है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है, तो ये तो नहीं होगा यहाँ से। उसके बाद में अपवर्तनांक तो चेंज हो ही रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, तो ये तो नहीं होगा। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स की प्रॉपर्टी है, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के जाने पे ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो आवृत्ति रिमेन कांस्टेंट होगी। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति नहीं बदलती है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे लाइट हो गया, तो लाइट या कोई भी जैसे एक्सरे हो गया, एक्सरे या फिर गामा रेज, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम देखें तो विजिबल लाइट, इधर आपको ये रेड, ये वायलेट, इधर इंफ्रारेड हो गया, इंफ्रारेड रेडियो वेव इधर ही होता है, इधर अल्ट्रा वायलेट यूवी हो गया, एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया, इन सब का जो स्पीड होता है लाइट के स्पीड के जैसा ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा था। तो ये तो 3 इडियट्स मूवी में भी क्वेश्चन पूछा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है यानी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? फ्लूइड के 2 लेयर्स के बीच में जो अपोजिंग फोर्स लगता है, यानी फ्लूइड के 2 लेयर्स के बीच का जो फ्रिक्शन है वो होता है विस्कोसिटी। तो जो भी लिक्विड जितना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ। एक कंटेनर में, एक गिलास में आप वाटर ले लीजिए और दूसरे गिलास में आप शहद ले लीजिए, और दोनों को रोटेट कराने की कोशिश कीजिए, सर्कुलेट कराइए, तो वाटर आसानी से सर्कुलेट कर जाएगा और ज़्यादा देर तक सर्कुलेट करते रहेगा। शहद को सर्कुलेट कराने में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उतनी आसानी से सर्कुलेट नहीं होगा। और ये सर्कुलेट जब हो जाएगा तो चूंकि इनके लेयर्स के बीच में ज़्यादा अपोजिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, इस कारण से ये जल्दी रुक भी जाएगा। इसको सर्कुलेट कराना डिफ़िकल्ट है और जल्दी रुक भी जाएगा। इस कारण से इसकी हम कह सकते हैं कि विस्कोसिटी, जो लिक्विड जितना ही गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इन सब में यदि हम देखें तो शहद सबसे गाढ़ा है, शहद की विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में खून की विस्कोसिटी होगी, उसके बाद में जल की विस्कोसिटी होगी, उसके बाद में वायु की विस्कोसिटी। मतलब सबसे ज़्यादा शहद, उससे कम खून, उससे कम जल की, उससे कम वायु की। राइट ऑप्शन डी होगा, शहद की सबसे ज़्यादा श्यानता होगी शहद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? सबसे अधिक कुचालक, तो इसमें से सबसे अधिक कुचालक में आता है, प्रॉब्लम आता है लेड यानी शीशा पे और पारा पे, शीशा और पारा पे। तो
यदि हम लेड यानी सीसा की कंडक्टिविटी की बात करें तो सीसा की कंडक्टिविटी होती है 34.7 वाट पर मीटर पर केल्विन, ये होती है 34.7। वहीं पारा की थर्मल कंडक्टिविटी होती है 8.3 वाट पर मीटर पर केल्विन, 8.3। तो सबसे कम कंडक्टिविटी किसकी है? पारा की है। तो सबसे अधिक कुचालक कौन सा होगा? पारा होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो प्लूटोनियम का जो ये सिंबल लिखा गया, इसमें 94 जो है एटॉमिक नंबर जेड है और 242 जो है मास नंबर ए है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करेंगे आप? मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 242 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए कितना? 94 को। 242 में से 94 को, तो 12 में से 4 गया 8 और ये बच गया 3, 13 में से 9 गया 4 और ये बच गया 1, 148। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या लगा होता है? तो फिल्टर पेपर पे पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड लगा रहता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, जब शराब पीने वाला शराबी जो है फूंक अपने एयर को जब एक्सहेल करता है, फूंक मारता है इस पेपर पे यानी इसके मिक्सचर पे, तो इसका कलर चेंज होता है। और कलर चेंज जो है वो जो फूंक मार रहा है उसमें उपस्थित एल्कोहल की मात्रा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके कलर चेंज से पता चल जाता है कि वो कितना शराब पिया हुआ है, कम पिया हुआ है या ज़्यादा पिया हुआ है, गाड़ी चलाने के लायक है या नहीं है, इसे पता चल जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको क्विक लाइम कहा जाता है। जब ये वाटर से रिएक्शन करता है, यानी इसमें वाटर मिला देते हैं आप, तो ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लाइम, और ये है सेलेक्ट लाइम, यही है चूने का पानी। तो चूने का पानी जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है तो ये एक कंपाउंड बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, अब प्लस H2O बना लेता है। यहाँ से ये सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही दूधिया हो जाता है चूने का पानी। तो चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस से रिएक्शन के बाद में जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसकी वजह से दूधिया हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन से उत्पन्न होता है। तो पेट्रोल और डीजल क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। तो जब ऑक्सीजन का सफिशिएंट अमाउंट प्रेजेंट रहेगा तो उसके प्रेजेंस में यदि जलाएंगे तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। लेकिन ऑक्सीजन का कम मात्रा यदि उपस्थित रहे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड न बन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, और ये एक विषैली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बनता क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट ऑप्शन डी होगा। इनकम्प्लीट यदि कंबसन हो किसी भी हाइड्रोकार्बन का तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि कंप्लीट कंबसन हो तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता होगी। तो हम जानते हैं कि pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये होता है pH का वैल्यू। तो 3 pH दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है वो 10⁻³ है, -3 मोल पर लीटर है, -3 मोल पर लीटर। और pH जब 6 होगा तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो होगा वो होगा कितना? 10⁻⁻6। तो 10 कंसंट्रेशन चेंज हुआ 10⁻³ से 10⁻⁻6, मतलब कंसंट्रेशन कम हो गया। तो डिवाइड कर दीजिए 10⁻³ में, यदि 10⁻6 से हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 10⁻³ यानी 1000 हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन जो है 1000 टाइम्स कम हो गया, 1000 टाइम्स कम हो गया, तो 1000 गुना कम हो जाएगी। राइट ऑप्शन डी होगा।
किसी एक में दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, कितना टाइम्स कम हुआ ये पता चल गया। मैंने डिवाइड किया 10⁻³ में 10⁻6 से, पता चल गया कि 1000 टाइम्स कम हुआ। आप 10⁻6 में 10⁻³ से डिवाइड कर सकते हैं, किसी एक में डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा कि कितना गुना कम हुआ या कितना गुना बढ़ा। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि घट रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो देखिए नेफ्थलीन का फॉर्मूला ये होता है, 2 बेंजीन रिंग को जोड़ दीजिए, 2 बेंजीन रिंग को हमने जोड़ दिया, ये होता है फार्मूला, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ये नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन और रेत के मिक्सचर को जब हम गर्म करेंगे तो ये सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका सब्लिमेशन हो जाएगा। तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया तो इसको अलग जमा कर लीजिए। जमा करने के बाद में जब इसको ठंडा करेंगे तो ये फिर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका डिपोजिशन हो जाएगा या डिसब्लिमेशन हो जाएगा, या आसानी से अलग हो जाएगा। तो किस मेथड का यूज करेंगे? सब्लिमेशन का, ऊर्ध्वपातन का। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या होती है, तो ये होता है बेंजीन। बेंजीन में जो 6 कार्बन है इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 पाया जाता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह, ये जो कार्बन है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ H है, यहाँ H है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है, तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है। और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है। डबल बॉन्ड कैसे बना हुआ है? इस कार्बन का p ऑर्बिटल इस कार्बन के p ऑर्बिटल से ये ओवरलैप किया हुआ है। कैसे ओवरलैप किया हुआ है? साइड बाय साइड। यदि डायरेक्ट ऐसे ओवरलैपिंग होता है तो ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, और साइड बाय साइड यदि ओवरलैपिंग होता है, कुछ इस तरीक़े से साइड बाय साइड यदि ओवरलैपिंग होता है तो ये पाई बॉन्ड बनता है यहाँ से। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बना हुआ है, फिर अल्टरनेटली डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। यानी जो 3 डबल बॉन्ड बना हुआ है इसमें से एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। तो 3 पाई बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे। और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो 6 हाइड्रोजन वाला 6 बॉन्ड हो गया, 6 बॉन्ड, और कार्बन के बीच में 6 बॉन्ड जो बना हुआ है वो 6 6 12 बॉन्ड हो गया। तो 12 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड बना हुआ है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 12, और पाई बॉन्ड कितना हो गया? 3 हो गया। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें यूरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, ये यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। तो इसमें से कौन कौन से कार्बन है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक तना है जड़ नहीं है क्योंकि? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। जड़ में नोड और इंटरनोड नहीं होता है, लेकिन अदरक में नोड और इंटरनोड होता है। इस कारण से यह एक तना है, जड़ नहीं है। आप यदि नेट पे सर्च करके इसका डायग्राम देखेंगे या अदरक को हाथ में लेकर के देखेंगे तो वहाँ नज़र आएगा नोड और इंटरनोड नज़र आएगा। ये इंडिकेट करता है कि यह एक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि जड़ में नोड और इंटरनोड नहीं होते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। तो साधारण चीनी जो हम यूज करते हैं वो है सुक्रोज। सुक्रोज के अपेक्षा फ्रक्टोज जो होता है 1.7 गुना ज़्यादा मीठा होता है, और ग्लूकोज जो होता है ये होता है 0.74 गुना मीठा होता है सुक्रोज से ग्लूकोज। और माल्टोज जो होता है सुक्रोज से 0.45 गुना मीठा होता है। तो सबसे ज़्यादा मीठा कौन सा हो जाएगा? 1.7 टाइम्स फ्रक्टोज हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सच्चा फल नहीं है मतलब ट्रू फ्रूट नहीं है, ट्रू फ्रूट नहीं है मतलब फॉल्स फ्रूट है। तो फॉल्स फ्रूट उस तरह के फ्रूट होते हैं जिसमें फल अंडाशय यानी ओवरी से नहीं बल्कि फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाएगा इसका स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेब, नाशपाती आदि। तो सेब जो है वो एक फॉल्स फ्रूट है, ट्रू फ्रूट नहीं है। अंगूर, खजूर और आलू बुखारा ये जो हैं ये सभी ट्रू फ्रूट है।
सेव नहीं है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलियां मतलब लेग्यूम्स या फिर बीन्स भी ले लें, अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है या होता है, तो प्रोटीन होता है उसमें प्रचुर मात्रा में, प्रोटीन तो होता ही है, इसके अलावा फाइबर, विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, ऐसे भी पोषक तत्व होते हैं, तो प्रोटीन होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है। ये एक फूल की कली है, यानी फ्लावर बड है, फूल की कली, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो मांसपेशियों में जो दर्द हो रहा है उस पर यदि इंफ्रारेड रेज को भेजा जाए वहाँ पे तो दर्द कम हो जाता है, तो इसके लिए वैसे एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड का यूज किया जाता है, जिससे इंफ्रारेड रेज निकलती हो और जहाँ पे मांसपेशियों के जिस भाग पे दर्द हो रहा है वहाँ पे भेजा जाता है इंफ्रारेड रेज को, तो उससे दर्द कम हो जाता है, तो उपचार में किया जाता है इंफ्रारेड रेज का, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध किसका घटिया स्रोत है, तो दूध में प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता है, विटामिन सी के अलावा आयरन भी नहीं पाया जाता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो देखिए ग्लूकोज C6H12O6 का फर्मेंटेशन ईस्ट कर देता है, ईस्ट के प्रेजेंस में इसका फर्मेंटेशन हो जाता है, फर्मेंटेशन के बाद क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH बन जाता है, अब प्लस 2CO2 बन जाता है, 2CO2 इथाइल अल्कोहल बन गया। यानी ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हुआ किसके थ्रू, ईस्ट ने फर्मेंटेशन इसका कर दिया और इथाइल अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो गया। ईस्ट जो है, ईस्ट में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, कौन सा एंजाइम है वो, जाइमेज नाम का एंजाइम, इसी एंजाइम की वजह से ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हो जाता है इथाइल अल्कोहल में, तो जाइमेज एंजाइम हो जाएगा। जाइमेज किस में पाया जाता है, ईस्ट में नेचुरली पाया जाता है ये, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, रक्त के थक्का बनने के लिए एक प्रोटीन चाहिए जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन, और इसका निर्माण विटामिन के की सहायता से लीवर में होता है, तो थक्का जमाने में कौन सा विटामिन हेल्पफुल है, तो ये है विटामिन के, विटामिन के का नाम होता है फाइलोक्विनोन, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सेक्स हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है, एंड्रोजन जो है पुरुष में पाया जाता है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन जो है पेनक्रियाज के द्वारा स्त्रावित होता है और ये ब्लड में शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है, यानी ग्लूकोज के या शुगर के मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है इंसुलिन। ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जिसको लव हार्मोन भी कहा जाता है, ये जब चाइल्ड डिलीवर होता है, महिला जब चाइल्ड डिलीवर करने वाली होती हैं तो उनके जो यूटरस के मसल्स हैं उनमें ये कंट्रैक्शन लाता है और चाइल्ड डिलीवर करने में मदद मिल जाती है। जब चाइल्ड डिलीवर हो जाता है तो ब्रेस्ट से मिल्क को स्त्रावित करने में भी ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है यहीं स्त्रावित करवाता है मिल्क को। इसके अलावा जब चाइल्ड डिलीवर हो जाता है तो माँ और बच्चे के बीच में जो प्यार जो जन्म लेता है, यानी जो बॉन्डिंग बनती है, उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन नाम का ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। और ये तो है ही, इसके अलावा जब कोई भी पर्सन किसी के लिए किसी के प्रेम में पड़ता है तो ये ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन वहाँ पे स्त्रावित होता है। तो इसमें से महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो स्वीडिश वैज्ञानिक आर्विड कार्लसन को 2000 में पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए यानी डोपामाइन पर शोध करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पार्किंसन रोग केंद्रीय तंत्रिका का एक विकार है जो डोपामाइन के स्तर में असंतुलन से उत्पन्न होता है, तो आर्विड कार्लसन, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो आयोडीन की कमी से होती है, आयोडीन की कमी से, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, तो कड़वाहट के लिए जैसे मान लीजिए ये जीभ है, तो इसके आगे वाला जो पोर्शन होता है ये मीठापन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मीठा यानी स्वीट,
स्वीट के लिए। पीछे वाला जो होता है ये कड़वापन के लिए होता है, बीटर के लिए, बीटर कड़वापन के लिए। और साइड वाला जो होता है ये खट्टा और नमकीन के लिए। ये खट्टा हो गया यानी सावर, SOUR सावर, और ये नमकीन के लिए यानी सॉल्टी के लिए होता है। उसी तरीक़ा से इधर भी ये हो गया आपको सावर के लिए और ये हो गया नमकीन के लिए। आगे वाला स्वीट के लिए, मीठापन के लिए, पीछे वाला कड़वापन के लिए। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। पीछे का भाग जो है कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है कौन सा? पीछे का भाग। राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा 66th BPSC PT के साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।